मैं राजीव रंजन जी को आमंत्रित करता हूं और फिर मैं कहता हूं, मैं राजीव रंजन जी को सुनता हूं तो मैं घंटों सुन सकता हूं और अब मैं चाहता हूं सब लोग घंटों सुने, लेकिन अभी समय की सीमा है। मैं 10 मिनट के लिए उनको आमंत्रित कर रहा हूं। राजीव रंजन जी, आप क्षमा करेंगे राजीव रंजन जी, मैंने आपको 2 दिन बुलाया और पूरे 22 घंटे कहा ना भाई साहब आपने तो 20-22 घंटे की प्रतीक्षा के बाद 10 मिनट अन्याय है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी। सम्मानीय मंच और मित्रों, मुझे विषय शहरी नक्सलवाद दिया गया था और 2 दिनों से जो चर्चा हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बार बार हम इस विषय से होकर गुजरते रहे हैं। क्योंकि 10 मिनट ही मेरे पास हैं, इसलिए मैं कुछ छोटी छोटी कहानियों से अपनी बात शुरू करता हूं, क्योंकि उससे इस विषय को समझने में थोड़ी स्पष्टता आपको मिल सकती है। मैं जगदलपुर में आदिवासी छात्रावास में रहा करता था और विकलांग होने के कारण मुझे एक कमरा मिल गया था और मेरे सभी साथी जो है इसी जनजातीय समाज से थे। उस समय जगदलपुर में के पास एक मावली भाटा क्षेत्र है, वहां एक स्टील प्लांट आने वाला था। उस स्टील प्लांट का विरोध करने के लिए पहले उस दौर में लगभग 60-70 के दशक में वहां पर कलेक्टर रहे थे ब्रह्मदेव शर्मा जी, जिनको बहुत सम्मान के साथ जो है जनजातीय समाज के जो बहुत सारे जो लोग हैं या बहुत सारी जो नीतियां पॉलिसियां जो बनी हुई हैं उनमें ब्रह्मदेव शर्मा के योगदान को लोग बहुत सामने रखते हैं। लेकिन मेरा एक अलग अनुभव था उनके साथ। जब वो वहां पर आए और वो रिटायर हो चुके थे, वो उनका एक अपना एक दूसरा औरा था और वो वहां पर उस स्टील प्लांट का विरोध करने के लिए एक पूरा अभियान संचालित कर रहे थे। विरोध चल रहा था, लगातार चल रहा था और हर दिन हम अखबार में पढ़ा करते थे कि यहां से जंगली भैंसें खत्म हो जाएंगे, यहां से पता नहीं कौन कौन से पेड़ों पौधों की प्रजातियां समाप्त तो हो जाने वाली है। और एक विद्यार्थी के रूप में और उस दौर में कम्युनिस्ट माइंडसेट होने के कारण मेरे भीतर भी इन आवाजों की अनुगूंज बार बार उठती थी। एक दिन मैं बाहर एक चाय की दुकान पे बैठा हुआ था, मेरे एक सीनियर थे कश्यप साहब, उन्होंने मुझे बुलाया, राजीव इधर आओ। हॉस्टल में एक उस रात चर्चा हुई थी और उस चर्चा में मैंने पर्यावरण और पर्यावरण के कारण होने वाले जो स्टील प्लांट के कारण पर्यावरण को होने वाले प्रभावों पर बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था उस छात्रावास के भीतर। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले राजीव इधर आओ। बोले तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, जंगली भैंसे खत्म हो जाएंगे, बोलने वाली मैना खत्म हो जाएगी, बहुत सारे जो है पेड़ पौधे जीव जंतु और पता नहीं क्या क्या समाप्त हो जाएगा। तुमने मावली भाटा देखा है? गए हो मावली भाटा? नहीं, मैं तो मावली भाटा गया नहीं था। बगल में मरकाम बैठा था, बुलाया इधर आओ, इसको लेके जा मावली भाटा। रोज टाइम्स ऑफ इंडिया तो फलाना तो ठिकाना, सारे बड़े बड़े अखबार, बायोडाइवर्सिटी का लॉस और ये और वो। अगले दिन मुझे बस में बैठा के मरकाम साहब ले गए, चल भाई। मैं खड़ा हुआ, मेरे सामने मावली भाटा था, दूर दूर तक पथरीला, घास का तिनका भी बड़ी मुश्किल से उगता उस जगह पर। और हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे थे और पूरा देश ध्यान से उस व्यक्ति को सुन रहा था। कुछ समय के बाद मैं भोपाल आ गया। एक बार भोपाल से छुट्टी पर घर गया था जगदलपुर में, तो वहां पर बहुत शोर शराबा मचा हुआ था। मेरा एक दोस्त है अफजल, मैं उसके घर में घुस गया क्योंकि हजारों का हुजूम था और छत से खड़े होकर के मैं ये देखने लगा कि यहां हो क्या रहा है। आदिवासियों का एक पूरा समूह था जिन्होंने ब्रह्मदेव शर्मा को पकड़ लिया था, मारते पीटते, कपड़े नोचते फाड़ते, गले में टायर डाले, जूता डाले, उनको खींचते हुए सिरासार चौक से, वहां का एक पुलिस थाना है वहां तक लेकर के आए और वहां पर उनको पटक दिया गया। एक खंबा था जहां पर बांधा गया या खड़ा किया गया और उसके बाद पुलिस वालों ने उनको वहां से छुड़ाया और वहां से ले गए। इस पूरे घटनाक्रम से जब उसका पूरा वाद विवाद और उसका जो पूरा परिदृश्य बाहर सामने आया, वो इस घटनाक्रम को जो उसका की चश्मदीद गवाह मैं हूं, जो सब कुछ मेरे सामने हुआ है, इसका पक्ष भी प्रतिपक्ष भी विरोध भी और आंदोलन भी और उस आंदोलन का समापन भी। आप जानते हैं कि आंदोलन समाप्त कैसे हुआ था? जब
लोगों का समर्थन उस आंदोलन को नहीं मिला तो उस मैदान में एक पत्थर रखा गया और यह बताया गया कि यह दंतेश्वरी मां की प्रतिमा है जो जमीन के भीतर से निकल आई है। आप इस बात को समझें कि कैसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ भी और कैसे भी किया जा सकने वाला रास्ता ही शहरी नक्सलवाद के काम करने की प्रक्रिया है। उदाहरण देता हूं मैं, इप्टा से जुड़ा हुआ था, जनगीत गाते थे हम, जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहां जा रहा है। बस्तर क्षेत्र था, नक्सलवाद धीरे धीरे 70-80 के दशक में बिल्कुल शुरू ही हुआ था और इप्टा के होने के कारण हमारे पास अनभिज्ञता में हम वो सिपाही नहीं थे जो इस विचारधारा की हिंसा का समर्थन करते हुए सड़क पे अपनी किसी बात को रख रहे थे। लेकिन हमें जो डायरेक्टर हुआ करते थे उन्होंने रटाया, जनगीत गाना है, लोगों को समझाना है, लोगों को जागृत कर रहा है, और गीत था, जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहां जा रहा है। कौन दुखिया है जो गा रही है, भूखे बच्चों को बहला रही है, लाश जलने की बू आ रही है, जिंदगी है कि चिल्ला रही है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहां जा रहा है। किसके लिए गा रहे थे? वो जो सिपाही वहां खड़ा होता है ना, भीतर तो एक बंदूक लेके कुछ लोग खड़े हुए हैं जो इनकी उनकी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद वहां की किसी इनहेरेंट प्रॉब्लम के कारण नहीं आया? क्या आप जानते हैं कि नक्सलवाद किसी किस्म की सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि नक्सलवाद के कारण इस देश में सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा हुई है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो जो सिपाही हैं जो प्रतिकार कर रहे हैं, वो जो सिपाही हैं जो संविधान की रक्षा में निरत हैं, उनके लिए गा रहे हैं, जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहां जा रहा है। बाद में जब बोध आया और बाद में जब मैंने इस विषय की समझ अपने भीतर पाई, तब समझा यह गीत तो द्वितीय विश्व युद्ध में उन सिपाहियों के लिए लिखा गया था जो ना जाने किस देश में, ना जाने किस सरकार के लिए, ना जाने कहां कहां लड़ रहे हैं। उनको यह तक नहीं पता कि अपने देश कब लौटेंगे, उनको यह तक नहीं पता कि उनके परिवार के क्या हाल है, उनके परिवार वालों को नहीं पता कि वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं। कितना सौभाग्य है कि किसान आंदोलन के दौर में एक महान पर्यावरणविद जो इस बात के लिए प्रसिद्ध हुई, इस वाक्यांश के लिए कि हाउ डेयर यू, उस हाउ डेयर यू ने गलती से एक टूल किट साझा कर दी। उस टूल किट में बहुत सारे बिंदु हैं। आज ही नहीं, एक दशक पहले, एक दशक ही नहीं, 5 दशक पहले जितने भी इस देश में आप अलगाववादी आंदोलनों को चिन्हित कर सकते हैं, उन सभी में उस टूल किट को अप्लाई कर दीजिए। आप अक्षरशः उसकी जो उपादेयता है उसको वैसा का वैसा ही पाएंगे। यही शहरी नक्सलवाद है। अब मैं आता हूं बस्तर में महेंद्र कर्मा जी पर। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। जब पूरी कांग्रेस की लीडरशिप को नक्सलियों ने समाप्त कर दिया, उसमें महेंद्र कर्मा मुख्य टारगेट थे। उनका आखिरी साक्षात्कार मेरा लिया हुआ है। उस साक्षात्कार में मैंने उनसे पूछा था कि सलवा जुड़ुम विफल हो गया, क्या आपको इस बात का दुख है? क्योंकि सलवा जुड़ुम के वो बहुत बड़े नेता थे। उनके नेतृत्व में ही उस दौर की भाजपा समर्थित सरकार और कांग्रेसी विपक्ष, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता थे। और आपको यह भी बता दूं कि महेंद्र कर्मा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सीपीआई में रहते हुए की है। तो ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व का जो मालिक था महेंद्र कर्मा, जिन्होंने सलवा जुड़ुम का जो नेतृत्व, जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, उसको नेतृत्व अपना प्रदान किया था। जब सलवा जुड़ुम लगभग क्रैश कर दिया गया था, तब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई ग्लानि है? तो उन्होंने उत्तर दिया, जमीन पर तो हम जीत जाते, हम दिल्ली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशनों में हार गए।
हम दिल्ली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशनों में अपनी लड़ाई हार गए, जमीन पर तो हम ये लड़ाई जीत ही गए थे। सोचिए कि एक और की बंदूक गलत है, जिसको आप सरकारी बंदूक कहते हैं, जिसको हमारे देश के सारे बौद्धिक कहते हैं कि ये गलत है, तो दूसरी ओर की बंदूक कैसे सही हो सकती है? अगर वो जो हत्याएं हो रही हैं, जो क्रांति के नाम पर हम जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इस संविधान की सुरक्षा के लिए खड़ी हुई बंदूकें कैसे निरर्थक हो सकती हैं, कैसे अपराधी हो सकती हैं? या तो दोनों ओर की बंदूकें गलत होंगी, या दोनों ओर की बंदूकें सही होंगी, या कोई एक बंदूक सही होगी जो आपकी, हमारी अस्मिता के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, उस संविधान की सुरक्षा के लिए हमारे लिए तत्पर खड़ी है। वो कौन लोग हैं जो गलत को सही बना देने की क्षमता रखते हैं? वो कौन लोग हैं जो हमारे दिमागों से इस तरह खेल रहे हैं कि जो सच है उसको कहने में भी हम शर्मिंदा महसूस करते हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमें बता दिया कि जो हमारी सोच है, जो हमारी वास्तविकता है, जो हमारा अपना सच है, उससे हमें शर्मिंदा होना चाहिए? ये वही लोग हैं जिन्होंने नए नए शब्द आपके लिए जोड़े हैं, कॉइन किए हैं, सामने रखे हैं। मूल निवासी, आदिवासी, इंडिजिनस, इस पर हमने 2-3 दिनों से बहुत सारे झगड़े हुए। ताजा एक शब्द है जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, भक्त। इस शब्द का आप पूरा विवेचन कीजिए, आप समझ जाएंगे कि कैसे लाल नैरेटिव आपके सामने आपको शर्मिंदा करने के लिए टर्मिनोलॉजीज को गढ़ता रहता है। हमको बहुत अतीत में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ हमारे सामने है, सब कुछ प्रत्यक्ष है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि यह बात नक्सलवाद से भी जोड़ी जानी बहुत आवश्यक है। बस्तर परिक्षेत्र 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ उड़ीसा, एक तरफ तेलंगाना, एक तरफ महाराष्ट्र, एक तरफ आंध्र प्रदेश, इस तरफ मध्य प्रदेश। अगर किसी को कोई अपराध करना है, किसी को कोई आंध्र प्रदेश में अपराध करना है, तो वो आराम से बस्तर में आके छुप सकता है। तो फिर मैं ब्रह्मदेव शर्मा की तरफ चलता हूं, जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा 60-70 के दशक में बस्तर के कलेक्टर थे। ये उनका एक व्यापक सिद्धांत था कि जहां सड़क जाती है, सड़क की बीमारी साथ साथ जाती है। उन्होंने बस्तर का जो पूरा अबूझमाड़ परिक्षेत्र है, उसको मानव संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया, जिंदा मानव संग्रहालय। आप कथित मुख्य धारा को बिलोंग करते हैं, मैं मुख्य धारा जैसी किसी चीज को नहीं मानता। आप कथित मुख्य धारा को बिलोंग करते हैं, मुख्य धारा से आते हैं, तो आप उस समाज को जो जंगल के भीतर माड़ परिक्षेत्र में रह रहा है, उनसे मिल नहीं सकते, वहां जा नहीं सकते, वो आपसे मिल नहीं सकते, यहां आ नहीं सकते। अगर आपको जाना है उस जिंदा मानव संग्रहालय में, तो एक पास लेना पड़ता था कलेक्ट्रेट से। पास बनता था घंटे का, 1 घंटे का पास बना, 2 घंटे का पास बना। इतना बड़ा अबूझमाड़ क्षेत्र, 2 दिन पर्याप्त नहीं है आपको एक क्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में निकल जाने के लिए। हम जैसे रिसर्चर्स भी जाते थे तो घंटे भर का पास मिलता था। उस घंटे भर के पास को लेकर आप कहां तक और कितने दूर तक जा सकते थे? और धीरे धीरे क्या हुआ आप जानते हैं? धीरे धीरे यह हुआ कि अबूझमाड़ परिक्षेत्र के भीतर जो प्रशासन पहले विद्यमान था, वो वहां से बाहर निकल आया। वहां से सारे विद्यालय बाहर निकल गए, वहां से सारे पुलिस थाने बाहर निकल गए, वहां से सारे चिकित्सालय बाहर निकल गए, वहां से सारे पंचायत घर बाहर निकल गए। वहां जो कुछ भी था जिसे सरकारी कहा जा सकता था, वहां से बाहर निकल गया और कहा गया कि वहां जो समाज रह रहा है वो अपनी राजनीतिक व्यवस्थाएं खुद कर लेगा, अपना समाज शास्त्र खुद संभाल लेगा। ठीक हो सकता है कि इस प्रयोग में, इस मंथन में कुछ नवनीत निकल आता तो शायद इसको हम सराह भी सकते थे, लेकिन हुआ क्या? आप तो निकल आए, भीतर घुसे कौन? भीतर वो लोग घुसे जो बंदूक लेकर के चले आए और कहे कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि आप शोषित हो, क्योंकि आप पीड़ित हो, आप सदियों से सताए हुए हो।
बस्तर परिक्षेत्र जिसको आज नक्सलवाद का गढ़ कहा जाता है, बस्तर परिक्षेत्र जिसको कि नक्सलवाद का आधार एरिया, कोर एरिया कहा जाता है, पूरे देश में नक्सलवाद की राजधानी अबूझमाड़ को माना जाता है, वो किसी लड़ाई लड़ करके वो हिस्सा नक्सलियों ने हासिल नहीं किया, बल्कि एक बुद्धिमानी ने, एक प्रशासनिक चूक ने, एक अति सोच ने, मैं यह आपके ऊपर छोड़ता हूं कि यह सोची समझी थी या अनायास हुआ, लेकिन यह तो सच है कि बौद्धिकता, अति बौद्धिकता आपका कितना नुकसान कर सकती है, वो हम 60-70 के दशक से आज तक बस्तर में जो हो रहा है, जो हुआ है, उसको भुगतते हुए जानते हैं। हम देख रहे हैं कि वहां की परिस्थितियां आज कितनी विकट हुई हैं और कैसी हुई है। आज हिमांशु कुमार, मैं जब 2005-06 में मैंने बस्तर पे काम करना आरंभ किया था, बहुत, क्योंकि रविशंकर जी पीछे खड़े हुए हैं और उन्होंने चिट भी मुझे पकड़ा दी है कि केवल 5 मिनट, तो मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि विषय बड़ा था और अब मैं मुख्य बिंदुओं के आधार पर जो है अपने विषय को थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, दरअसल आयोजकों की जो है बाध्यताओं को भी थोड़ा समझना आवश्यक हो जाता है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जिस बस्तर परिक्षेत्र में हमने प्रशासनिक चूक को देखा और उस प्रशासनिक चूक के कारण नक्सलवाद को देखा, क्या उसके पीछे केवल एक पक्षीय बौद्धिकता थी? क्या आप जानते हैं कि कोंडापल्ली सीतारमैया, जो कि आंध्र प्रदेश में पीपुल्स वार ग्रुप, 2005 में सारे माओवादी धड़े एक हुए हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का गठन हुआ है, लेकिन इससे पहले आंध्र प्रदेश और उस पूरे परिक्षेत्र में पीपुल्स वार ग्रुप काम कर रही थी। पीपुल्स वार ग्रुप के मुखिया के रूप में कोंडापल्ली सीतारमैया ने आंध्र के मुलुगु के जंगलों में आधार क्षेत्र बनाने के लिए लगभग 1 दशक अपना खपा दिया, कई कैडरों का बलिदान कर दिया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। चंद्रबाबू नायडू के दौर में तो बहुत बड़े कैडर का सफाया हो गया था। तब एम्स में काम करने वाले कोंडापल्ली सीतारमैया के बेटी और दामाद, दिल्ली एम्स की बात कर रहा हूं मैं, आप देखें कि दिल्ली से बस्तर कैसे जुड़ रहा है। दिल्ली एम्स में काम करने वाले नक्सली कोंडापल्ली सीतारमैया के बेटी और दामाद, जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी अबूझमाड़ में, मलेरिया फैला हुआ था, उस मलेरिया के रोकथाम के लिए ये डॉक्टर वहां आए हुए थे। उन्होंने उस क्षेत्र को देखा, यहां प्रशासन तो विलोपित है। खाने की टेबल में बाप, बेटी और दामाद तीनों बैठते हैं और उनको ये मिल जाता है वो क्षेत्र, वो इलाका जहां आसानी से नक्सलवाद अपना पैर पसार सकता था, जहां वो अपना आधार इलाका बिना कुछ किए थाली में परोसे हुए आराम से उनको मिल गया। वो वहां पर अपनी प्रतिस्थापना कर सकते थे और इस तरीके से बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद आया। इसलिए बस्तर परिक्षेत्र में जब भी आपके सामने ये विमर्श आए कि ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो उसका जवाब देने के लिए हमको तत्पर होना चाहिए कि इसके कारण सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई है और अब धीरे धीरे सच उजागर हो रहे हैं। अर्बन नक्सल से ये कैसे जुड़ता है, इस विषय को मैं जोड़ते हुए कुछ पंक्तियों में कि रविशंकर जी को जो है मैं कष्ट नहीं देना चाहूंगा कि बिल्कुल बंदूक लेके खड़े हुए हैं मेरे पास और अब बंदूकों से को दोनों तरफ की बंदूकें देखते देखते डर भी लगने लगा है। तो मैं मैं समाप्त इसलिए इस तरीके से करना चाहूंगा कि इन्होंने अपना आधार इलाका तो बना लिया, लेकिन उस आधार इलाके को बनाए और बचाए रखने के लिए आपको बौद्धिक ताकतों की आवश्यकता थी और उन बौद्धिक ताकतों को हम कहां पाते हैं, उसके लिए ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट को आप एक तरफ कागज पे रखिए और फिर कुछ लोगों के कार्य देखिए। आप मेधा पाटकर के काम को देख सकते हैं, आप स्वामी अग्निवेश के काम को देख सकते हैं, हर्ष मंदर के काम को देख सकते हैं, विमल भाई के काम को देख सकते हैं, हिमांशु कुमार के काम को देख सकते हैं, बेला भाटिया के काम को देख सकते हैं, नंदिनी सुंदर के काम को देख सकते हैं, अरुंधति राय के काम को देख सकते हैं, राहुल पंडिता के काम को देख सकते हैं। आप नाम लेते जाइए
और आप उनके काम को उसी टूल किट को बगल में रखकर उसके आधार पर देख और समझ सकते हैं। वरना जहां इंद्रावती बह रही है वहां नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का क्या काम था? स्वामी अग्निवीर कलेक्टर बस्तर में अगवा हुआ, एलेक्स पॉल बेनन, और उसके बाद मध्यस्थों की एक टोली बनाई गई और नक्सलियों ने डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा का ही नाम क्यों दिया? इस प्रश्न के बाद ही मैंने डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा के विषय में ज्यादा बारीकी से पढ़ना, समझना, जानना और यह विश्लेषित करना आरंभ किया कि क्या इस पूरी समस्या के पीछे उनका भी तो योगदान नहीं है? क्या नक्सलवाद जैसी समस्याएं या नक्सलवादी जैसे लोग या बौद्धिक जो आतंकवाद के पीछे जो माइंडसेट्स हैं वे लोग या बौद्धिक थिंक टैंक जो वामपंथियों के हैं वे केवल 2 साल, 5 साल, 10 साल की योजनाओं पर काम करते हैं या कई दशकों की योजनाओं पर वो एक साथ इकट्ठा काम करते हैं? सोच कर देखिए कि जो 60-70 के दशक में लिया गया निर्णय था वो प्रतिफलित आज तक हो रहा है और हम जब आग लगती है तो पानी लेकर खड़े हो जाते कि बुझ जाए किसी तरीके से। अगर आपके पास प्रतिकार की योजनाएं 10 साल, 20 साल, 40 साल और 50 साल की नहीं है तो आप इन बौद्धिक आतंकवादियों से कभी नहीं लड़ सकते। मित्रों, आज इतना ही कह करके मैं अपना स्थान लेता हूं। कभी रविशंकर जी मौका देंगे तो मैं विस्तार से अपनी बात कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं राजीव रंजन जी, निश्चित रूप से हम बहुत सुनना चाह रहे थे आपको और मुझे लगता है कि सब लोग सुनना चाह रहे होंगे, जितने लोग बैठे होंगे सबकी इच्छा हो रही होगी। और वो साहित्यकार हैं, उनके पास कथाओं का भंडार है, वो बहुत सारी कथाएं हमें सुना सकते हैं और वो कथाएं निश्चित रूप से केवल मनोरंजक नहीं है, वो बहुत ज्ञानप्रद हैं, वो हमारे सूचनाओं का विस्तार करती हैं। मुझे लगता है राजीव जी आपको याद होगा वो सोनी सूरी वाला एक कांड हुआ था, वो भी कितना एक मिथ्या गढ़ा था उन्होंने कि पूरी कहानी झूठ थी, लेकिन उसका इतना बहुप्रचार हुआ था कि अच्छे अच्छे लोग उसको सुन करके गिल्टी फील करते थे कि ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं। अब पूरी कहानी मिथ्या थी। तो